हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवा सरीना हाजिर हूँ फिर आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हम NCERT 11th क्लास की जो NCERT है उससे चैप्टर 1 जो है वो कर रहे हैं। और अब तक हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हम आज पढ़ने वाले हैं संप्रेषण एवं संचार के माध्यम भाषा और कला। यहाँ से आज हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो हैं वो आप तक पहुँचते रहें। और वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक भी ज़रूर करें। चलिए मैं अब इसको शुरू करती हूँ बिना किसी देरी के। जीवित प्राणियों में मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास भाषा है। यानी जीवित तो बहुत सारे प्राणी हैं, लेकिन मानव जो है, मानव के पास ही सिर्फ भाषा है। भाषा के विकास पर अनेक तरह के मत हैं। अब आप कहेंगे कि भाषा सिर्फ मानव के पास कैसे है, जानवर भी तो बोलते हैं। लेकिन वो बोलते हैं, बोली और भाषा में फ़र्क है। भाषा जो है वो सिर्फ मानव के पास है। भाषा के विकास पर अनेक तरह के मत हैं। होमिनिड भाषा में अंग विक्षेप यानी हाव भाव या हाथों का संचालन यानी हिलाना सम्मिलित था। भाषा में उन्होंने किन चीज़ों को सम्मिलित किया हुआ था? अंग विक्षेप यानी हाव भाव और हाथों का संचालन यानी हिलाना भी सम्मिलित था। उच्चरित भाषा से पहले गाने अथवा गुनगुनाने जैसे मौखिक अथवा अशाब्दिक संचार का इस्तेमाल होता था। जैसे अब तो एक प्रॉपर भाषा है ना। उच्चरित भाषा से पहले अगर कुछ गाना या गुनगुनाना है, वो भी जो एक तरीके से पूरी तरीके से शब्द नहीं थे, लेकिन फिर भी वो संचार में शामिल होते थे, इस्तेमाल किए जाते थे। मनुष्य की वाणी का प्रारंभ संभवतः आह्वान अथवा बुलावों की क्रिया से हुआ था। ये क्या कह रहे हैं कि मनुष्य की जो वाणी है, मनुष्य का जो बोलना है, वो प्रारंभ कैसे हुआ? यह अनुमान है कि शायद जब उन्होंने आह्वान किया यानी बुलाया, जैसे भाई एक मानव दूसरे मानव को बुलाना चाह रहा है तो कुछ बोलने की कोशिश करेगा ना बुलाने के लिए, तो इस तरह से जो है वाणी का प्रारंभ हुआ होगा, जैसा कि नर वानरों में देखा जाता है। नर वानर में इसी तरीके से जो है वाणी का प्रारंभ होता है, बोलने का प्रारंभ होता है। प्रारंभिक हालत में मानव बोलने में काफ़ी कम ध्वनियों का इस्तेमाल करता होगा। यानी कि जैसे आज तो बहुत सारी ध्वनियाँ हैं, हर एक बात को कहने के लिए एक अलग आवाज़ है, एक अलग ध्वनि है हर एक शब्द के लिए। तो पहले जो है ध्वनियाँ कम होती होंगी, धीरे धीरे ये ध्वनियाँ ही आगे चलकर भाषा के तौर पर विकसित हो गई होंगी। ठीक है। उच्चरित अर्थात बोली जाने वाली भाषा की उत्पत्ति कब हुई? ये भी एक सवाल है कि भाई ये बोलना जो है मानव ने, ये जो भाषा है उसकी कब इसकी उत्पत्ति हुई? ऐसा परामर्श दिया जाता है कि होमो हैबिलिस के दिमाग में कुछ ऐसी विशेषताएं थीं जिनके कारण उसके लिए बोलना मुमकिन हुआ होगा। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें देखी गई। इस तरह संभवतः भाषा का विकास सबसे पहले 20 लाख वर्ष पूर्व आरंभ हुआ होगा। मस्तिष्क में हुए परिवर्तनों के अतिरिक्त स्वर तंत्र का विकास भी उतना ही अहम था। स्वर तंत्र का विकास लगभग 200,000 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, इसका संबंध विशेष तौर पर आधुनिक मानव से रहा है। ठीक, एक तीसरा सुझाव ये है कि भाषा कला के साथ साथ करीब 40,000 से 35,000 साल पूर्व विकसित हुई। उच्चरित भाषा का विकास कला के साथ घनिष्ठ तौर पर जुड़ा रहा है, क्योंकि ये दोनों ही संप्रेषण अर्थात विचार अभिव्यक्ति के माध्यम हैं। भाई कला से भी क्या करते थे, वो अपने विचारों को अभिव्यक्त करते थे, और बोलना जो है, उच्चरित करना जो है, उससे भी अपने विचारों को ही अभिव्यक्त करते हैं। तो ऐसा अनुमान है, कुछ मत इस तरीके के हैं कि वो मानते हैं कि शायद कला और भाषा जो है वो एक साथ ही विकसित हुए हों। ठीक है, तो ये तो रही भाषा की बात। अब आगे बढ़ते हैं। अल्टामीरा के गुफा चित्र। अल्टामीरा स्पेन में स्थित एक गुफा स्थल है। अल्टामीरा की गुफा की छत पर बनी चित्रकारियों की तरफ मार्सिलिनो सेंस दी सऊतुओला
का ध्यान उसकी बेटी मारिया द्वारा नवंबर 1879 में दिलाया गया था। मार्सिलिनो एक स्थानीय भूस्वामी और शौकीन पुरातात्विक थे। क्या थे? मार्सिलिनो एक स्थानीय भूस्वामी थे और शौकीन पुरातात्विक थे, यानी उन्हें जो है पुरातात्विक जो खुदाई का उत्खनन का कार्य था वो पसंद था, तथा उनकी नन्ही सी लड़की गुफा में इधर उधर दौड़ तथा खेल रही थी, जबकि उसके पिता गुफा के फर्श की खुदाई कर रहे थे। अचानक मारिया की दृष्टि छत पर बनी चित्रकारियों पर पड़ी। वह शीघ्र चिल्ला उठी, पापा देखो बेल। एक दफ़ा तो उसके पिता ने बेटी की बात को हंसी में उड़ा दिया, पर शीघ्र ही उन्हें यह अनुभव हुआ कि छत पर सचमुच कुछ चित्रकारियां बनी हुई हैं, जिनमें रंग की अपेक्षा किसी तरह की लेई यानी पेस्ट का इस्तेमाल किया गया है। फिर तो उसका दिल उमंग से इतना भर उठा कि वे हतप्रभ हो गए। हतप्रभ मतलब स्फूर्तिहीन हो गए। और अगले ही साल उन्होंने एक पुस्तिका प्रकाशित की, पर लगभग 2 दशकों तक उनकी खोज के निष्कर्षों को यूरोपीय पुरातात्विदों ने इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि ये चित्रकारियाँ इतनी अधिक अच्छी हैं कि ये उतनी पुरानी नहीं हो सकती। ठीक है, तो अल्टामीरा की जो गुफा थी वहाँ पर एक चित्रकारी मिली, जिसे पहले जो है एक बच्ची ने देखा और फिर उसने अपने पिता को बताया। इस तरीके से ये पूरी घटना घटी। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहती हूँ, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो ये चित्र दिया है ये वो चित्र है जो उस बच्ची ने देखा था और बाद में उसने अपने पिता को दिखाया। उत्तरी स्पेन में अल्टामीरा की गुफा में चित्रित एक गौर अर्थात जंगली बेल। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा बना हुआ है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि इतना पुराना कोई मानव जो है उसने ये चित्र बनाया होगा और इतना अच्छा चित्र बनाया होगा। तो ऐसा ही कुछ विचार जो है उन लोगों के मन में था, यूरोपीय पुरातात्विदों के मन में था, और इसलिए वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे कि ये इतना पुराना हो सकता है। हालांकि 2 दशकों के बाद उन्होंने इस बात को मान लिया। ठीक है, तो इतनी पुरानी चित्रकारी जो है, ये मानव जो थे वो इतने सूझबूझ थी उनमें कि वो इतनी अच्छी चित्रकारी भी कर लेते थे। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रांस में स्थित लेस्कॉक्स तथा शोवे की गुफाओं में तथा स्पेन में स्थित अल्टामीरा की गुफा में जानवरों की सैकड़ों चित्रकारियां मिली हैं, जो 30,000 से 12,000 वर्ष पूर्व के मध्य में कभी बनाई गई। कब बनाई गई? 30,000 से 12,000 वर्ष पूर्व के मध्य में कभी बनाई गई। इनमें गोरों, घोड़ों, सार्किन, हिरनों, मैमथों यानी विशालकाय जानवरों, गेंडों, शेरों, भालुओं, तेंदुओं, लकड़भग्गों और उल्लुओं के चित्र सम्मिलित हैं। ठीक है, इतना कुछ उन्होंने बनाया है। देख रहे हैं आप कितने सारे जानवरों का वर्णन किया, मैंने बताया आपको। इन चित्रों पर जितने जवाब नहीं दिए गए हैं उससे कहीं ज़्यादा प्रश्न उठाए गए हैं। वहीं इन चित्रों को देख के बहुत सारे सवाल जो है, बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं, जैसे कि इन गुफाओं के कुछ हिस्सों में चित्र क्यों हैं जबकि अन्य भागों में नहीं हैं? कुछ विशेष जानवरों को ही चित्रित क्यों किया गया है, दूसरे जानवरों को क्यों नहीं? पुरुषों को अकेले, भिन्न भिन्न और समूहों में भी चित्रित किया गया है, जबकि महिलाओं को सिर्फ समूह में ही क्यों? सिर्फ पुरुषों को ही जानवरों के साथ चित्रित किया गया है, महिलाओं को कभी नहीं, क्यों? जानवरों के समूहों को गुफाओं के उन हिस्सों में क्यों चित्रित किया गया है जहां आवाज़ भली भांति पहुंचती थी? तो इतने सारे सवाल जो हैं वो इन चित्रों को देखकर खड़े होते हैं। अब सारे सवालों के उत्तर तो हमें नहीं मिलते, लेकिन कुछ सवालों के उत्तर मिलते हैं जिससे कुछ समझ जो है हमारी वो जो आधुनिक मानव है उसकी तरफ बनती है। इस सवालों के कई स्पष्टीकरण दिए गए हैं। उनमें से एक ये है, यद्यपि जीवन में शिकार का महत्व है, इसलिए जानवरों की चित्रकारियाँ धार्मिक क्रियाओं, रस्मों और जादू टोनों से जुड़ी होती थी। संभवतः चित्रकारी इसलिए की जाती थी कि ऐसी रस्में निभाने से शिकार करने में कामयाबी मिले। हो सकता है इस तरीके का उनका धार्मिक विश्वास हो। दूसरा स्पष्टीकरण यह दिया गया है कि संभवतः ये गुफाएं संगम स्थल थीं जहां लोगों के छोटे छोटे समूह मिलते थे या एकत्रित होकर सामूहिक क्रियाकलाप संपन्न करते थे। हो सकता है वहां ये वर्ग मिलकर शिकार की योजना बनाते हों या शिकार के तरीकों तथा तकनीकों पर एक दूसरे से चर्चा करते हों
और ये चित्रकारियाँ भावी पीढ़ियों को इन तकनीकों की जानकारी देने हेतु उकेरी गई हों। ये भी हो सकता है कि भाई वो अपनी आगे वाली जनरेशन को ये जानकारी देना चाहते हों, इसके लिए उन्होंने ये तस्वीरें बना दी हों। आदिकालीन समाजों के विषय में ऊपर जो विवरण दिया गया है वे अधिकांश पुरातात्विक प्रमाण पर आधारित है। किस पर आधारित है? पुरातात्विक प्रमाण पर। जाहिर है कि अब भी उनके विषय में जानने के लिए काफ़ी कुछ बचा है। जैसा कि इस अध्याय के शुरू में कहा गया था, शिकार करने वाले तथा खाद्य सामग्री ढूंढने और बटोरने वाले समाज आज भी विद्यमान हैं। भाई आज भी इस तरह के लोग मौजूद हैं। क्या आज के शिकारी संग्राहकों के जीवन से प्राचीन समाजों के विषय में कुछ जाना सीखा जा सकता है? सवाल उठता है ना कि भाई आज भी अगर इस तरह के लोग हैं तो उनसे हम कुछ जानकारी ले सकते हैं कि पहले के लोग भी कुछ इसी तरह की चीज़ें करते होंगे, क्यों करते होंगे, कुछ इनसे हमें समझ में आ सकता है। इसी सवाल पर हम अगले अनुभाग में चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका में शिकारी संग्राहकों के साथ प्रारंभिक संपर्क। ठीक है, अब हम जो है अफ्रीका के शिकारी संग्राहकों के बारे में पढ़ेंगे। जब उनसे संपर्क हुआ तो कैसा लगा, क्या कुछ पता चला। अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में रहने वाले कुंगसेन नाम के एक शिकारी संग्राहक समाज के साथ 1870 में एक अफ्रीकी पशुचारक वर्ग के एक सदस्य का प्रथम बार संपर्क हुआ। उस व्यक्ति ने इस मुलाकात के विषय में निम्नलिखित ब्यौरा दिया। सर्वप्रथम जब हम इस क्षेत्र में आए तो हमने देखा कि वहाँ बालू की सतह पर विचित्र किस्म के पैरों के निशान बने हुए थे। ठीक है, पैरों के निशान बने हुए थे। हमने हैरान होकर सोचा कि ये लोग कैसे होंगे। ये लोग हमसे काफ़ी घबराते थे और जब कभी हम उनके आसपास जाते तो ये भागकर कहीं छिप जाते थे। हमें उनके गांव मिले किंतु उन्हें सदैव सुनसान पाया, क्योंकि जब कभी वे अजनबी लोगों को देखते थे तो इधर उधर भागकर झाड़ियों में छिप जाते थे। हमने मन ही मन कहा, अरे ये तो अच्छी बात है, ये लोग हमसे भयभीत हैं, वे निर्बल हैं और हम सरलता से उन पर शासन कर सकते हैं। इस प्रकार हमने उन पर अपना शासन स्थापित किया। इसमें कोई झगड़ा अथवा खून खराबा नहीं हुआ, यानी कि बहुत ही सीधे लोग थे और आसानी से जो है इन पर आधिपत्य हो गया। अब यहाँ देखिए इधर मानव विज्ञान। एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसमें मानव संस्कृति तथा मानव जीव विज्ञान के उद्विकासीय पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है तो आप बता सकेंगे क्या है? एक ऐसा विषय है जिसमें मानव संस्कृति तथा मानव जीव विज्ञान के उद्विकासीय पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विषय 8 तथा 10 में शिकारी संग्राहकों के साथ हुए मुकाबले के विषय में आप और ज़्यादा जानकारी हासिल करें। अच्छा ठीक है, ये होमवर्क दे दिया गया है आपको। आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 3। हादजा लोग भूमि और उसके संसाधनों पर अपने अधिकारों को दावा क्यों नहीं करते? अपने अधिकारों का दावा क्यों नहीं करते? उनके शिविरों के आकार और दशा में मौसम के मुताबिक बदलाव क्यों होता रहता है? सूखा पड़ने पर भी उनके पास भोजन का अभाव कम क्यों नहीं होता? क्या आप आज के भारत के किसी शिकारी संग्राहक समाज का नाम बता सकते हैं? तो जितने भी सवाल इन्होंने क्रियाकलाप 3 में पूछे हैं उन सब के जवाब अभी आपको मिलने वाले हैं। ध्यान से सुनना, मैं जो कुछ भी आपको अब आगे बताने जा रही हूँ उसी में इनके जवाब आपको मिलेंगे। तो हादजा जन समूह के बारे में हम पढ़ेंगे और उन सवालों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे जो अभी अभी हमसे पूछे गए हैं। हादजा शिकारियों और संग्राहकों का एक छोटा वर्ग है जो लेक इयासी, एक खारे पानी की विभ्रंश घाटी में बनी झील के इर्द गिर्द रहते हैं। पूर्वी हादजा का क्षेत्र सूखा और चट्टानी है जहां घास यानी सवाना, कांटेदार झाड़ियां और एकासियों के वृक्षों की बहुतायत संख्या थी। एकासियों के वृक्षों की बहुतायत संख्या थी। यहाँ के बड़े जानवरों में हाथी, गैंडे, भैंसे तथा जिराफ, जेब्रा, वाटर बक, हिरन, चिंकारा, खागदार, जंगली सुअर, बबून, बंदर, शेर, तेंदुए तथा लकड़भग्गे जितने आम हैं उतने ही आम छोटे जानवरों में शाही मछली,
खरगोश, गीदड़, कछुए और कई तरह के जानवर हैं। हाडजा लोग हाथी को छोड़कर शेष सभी किस्म के जानवरों का शिकार करते हैं तथा उनका मांस खाते हैं। यहाँ शिकार के भविष्य को कोई जोखिम उत्पन्न किए बगैर नियमित रूप से जितना मांस खाया जाता है उतना विश्व के किसी भी ऐसे हिस्से में नहीं खाया जा सकता जहाँ ऐसे शिकारी संग्राहक रहते हैं। ये निकट भूतकाल में रहते थे। ठीक है, तो कितनी सारी विशेषताएं जो हैं आपको हाडजा के बारे में पता चली है ना, कि इनका रहन सहन, इनका शिकार करना और शिकार भी इस तरीके से करना कि भविष्य में जो है और शिकार इनके लिए बचा रहे। वनस्पति खाद्य, कंदमूल, बेर, बाओबाब, पेड़ के फल आदि जो साधारण दर्शक को प्रायः सरलता से दिखाई नहीं देते, जलाभाव के साल में भी अत्यंत सूखे मौसम में बहुतायत से उपलब्ध होते हैं। जिस प्रकार का वनस्पति खाद्य बारिश के 6 माह में उपलब्ध होता है, वह सूखे के मौसम में मिलने वाली खाद्य वस्तुओं से भिन्न होता है, किंतु वहाँ खाद्य पदार्थ की कोई कमी नहीं रहती। यहाँ पाई जाने वाली 7 तरह की जंगली मधुमक्खियों के शहद व सूंडियों को चाव से खाया जाता है, किंतु इन चीज़ों की आपूर्ति हमेशा एक जैसी नहीं रहती, मौसम के अनुसार हर साल बदलती रहती है। होता है ना ऐसा, आमतौर पर ऐसा होता है कि हर साल जो है चीज़ें एक जैसी अवेलेबल नहीं रहती। वर्षा के मौसम में जल स्रोत विस्तृत रूप से देश भर में मिलते हैं, किंतु सूखे के मौसम में ये स्रोत बहुत कम रह जाते हैं। हाडजा लोग यह समझते हैं कि यदि अधिक से अधिक 5 से 6 किलोमीटर की दूरी तक जल मिल जाए तो उनका काम चल सकता है, अतः उनके शिविर प्रायः जल स्रोत से 1 किलोमीटर की दूरी में ही स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, पानी की वजह से 1 किलोमीटर की दूरी में ही स्थापित करते हैं, अतः उनके शिविर प्रायः जल स्रोत से 1 किलोमीटर की दूरी में ही स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, देश के कुछ भाग में घास के खुले मैदान हैं, किंतु हाडजा लोग वहाँ कभी अपना शिविर नहीं बनाते, खुले मैदान में अपना शिविर नहीं बनाते। उनके शिविर पेड़ों या चट्टानों के मध्य बल्कि तरजीही तौर पर वहाँ लगाए जाते हैं जहाँ ये दोनों सुविधाएं प्राप्त हों, यानी चट्टान भी हो और पेड़ भी हों। ठीक है, पूर्वी हाडजा के लोग ज़मीन तथा उसके संसाधनों पर अपना अधिकार नहीं जताते। कोई भी व्यक्ति जहाँ कहीं भी चाहे रह सकता है, पशु का शिकार कर सकता है, कहीं पर भी कंदमूल, फल तथा शहद एकत्रित कर सकता है और पानी ले सकता है। इस विषय में हाडजा क्षेत्र में उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। ठीक है, अपने क्षेत्र में शिकार के लिए असीमित मात्रा में पशु उपलब्ध होने के बाद भी हाडजा लोग अपने भोजन के लिए विशेष रूप से जंगली साग सब्जियों पर ही आश्रित हैं, यानी कि इतना कुछ जानवर वहाँ पे मौजूद हैं, फिर भी वे किस पर आश्रित हैं? सब्जियों पर आश्रित हैं। संभवतः उनके भोजन का 80% तक भाग मुख्य रूप से वनस्पति जन्य होता है और शेष 20% भाग मांस और शहद से पूरा किया जाता है। हो सकता है इसी वजह से वहाँ पर अभी तक इतने सारे जो है जानवर बचे हुए हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जानवरों पर डिपेंड नहीं है, शिकार पर डिपेंड नहीं है। नमी के मौसम में हाडजा लोगों के शिविर प्रायः छोटे और दूर दूर तक फैले हुए होते हैं और सूखे के मौसम में पानी के स्रोत के इर्द गिर्द बड़े तथा घने बसे होते हैं। सूखे के समय में भी उनके यहाँ भोजन की कोई कमी नहीं रहती। ठीक है, सूखे के समय में भी उनके यहाँ भोजन की कोई कमी नहीं रहती। ये सारी सूचना हमें दी है मानव विज्ञानी जेम्स वुडबर्न द्वारा 1960 में दिया गया विवरण है, उससे हमें ये सारी सूचना मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं शिकारी संग्राहक समाज वर्तमान से अतीत की ओर। क्या कहा? वर्तमान से अतीत की ओर। हम वर्तमान में देखेंगे और फिर वहाँ से अतीत की तरफ अतीत की जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। ज्यों ज्यों मानव विज्ञानियों द्वारा किए गए अध्ययनों के जरिए आज के शिकारी संग्राहकों के विषय में हमारा ज्ञान बढ़ा, जैसे अभी हमने हादसा के बारे में जाना, ऊपर एक और
शिकारी समाज के बारे में जाना था। हमारे समक्ष यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि क्या वर्तमान शिकारी संग्राहक समाजों के विषय में हासिल जानकारी का उपयोग सुदूर अतीत के मनुष्य के जीवन को पुनर्निर्मित करने में किया जा सकता है? क्या इन जानकारी से हम अतीत के जो शिकारी लोग थे उनके बारे में भी जान सकते हैं? ये सवाल उत्पन्न होता है। इस मसले पर इस समय दो परस्पर विरोधी विचारधाराएं चल रही हैं। कैसी विचारधाराएं हैं? दो परस्पर विरोधी विचारधाराएं हैं। एक तरफ विद्वानों का एक ऐसा समूह है जिन्होंने आज के शिकारी संग्राहक समाजों से प्राप्त विशिष्ट तथ्यों और आंकड़ों का सीधे अतीत के पुरातात्विक अवशेषों का वर्णन करने के लिए उपयोग कर लिया है। यानी कि आज जो कुछ भी हमें मिलता है उसको उन्होंने इस्तेमाल किया है अतीत के विषय में जानने के लिए। उदाहरण के तौर पर कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि 20 लाख वर्ष पूर्व के होमिनिड स्थल को तुर्काना झील के किनारे स्थित हैं। जो तुर्काना झील के किनारे स्थित हैं शायद आदिकालीन मानवों के शिविर अथवा निवास स्थान थे जहां वे सूखे के मौसम में आकर रहते थे। ऐसी ही पद्धति वर्तमान हाजा तथा कुंग सेन समाजों में मिलती है। अभी जो मैंने पीछे आपको पढ़ाया कुंग सेन और हाजा समाज के बारे में, तो इसी तरह की पद्धति वहाँ भी मिलती है। वो भी सूखे के मौसम में कहीं और जाकर रहते हैं, है ना, अलग तरीके से रहते हैं। और जो है नमी के मौसम में अलग उनका रहना होता है, तो इसलिए कुछ समानताएं उनको दिखाई देती हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे विद्वान हैं जो ये अनुभव करते हैं कि संजाति वृत्त संबंधित तथ्यों तथा आंकड़ों का उपयोग अतीत के समाज को समझने हेतु नहीं किया जा सकता। वो क्या कह रहे हैं कि आज की जो चीज़ें हमें मिल रही हैं उनसे हम अतीत के समाज को नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि दोनों बातें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। उदाहरण के तौर पर आज के शिकारी संग्राहक समाज शिकार और संग्रहण के साथ साथ और अनेक आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहते हैं। भाई और भी बहुत सी चीज़ें करते हैं। पहले का जो मानव था वो और बहुत सी चीज़ें करना नहीं जानता था, लेकिन ये लोग करते हैं। जैसे जंगलों में पाई जाने वाली छोटी छोटी चीज़ों का विनिमय तथा व्यापार करना, जबकि आदि मानव को व्यापार तो बिल्कुल भी नहीं आता था। ये पड़ोस के कृषकों के खेतों में मजदूरी करना, और क्या करते हैं ये पड़ोस के कृषि जो खेत होते हैं वहाँ पर मजदूरी करते हैं। इसके अतिरिक्त ये समाज भौगोलिक, राजनीतिक तथा सामाजिक अर्थात समस्या दृष्टियों से हाशिए पर हैं। वे जिन परिस्थितियों में रहते हैं वह आरंभिक मानव की अवस्था से काफ़ी अलग है। तो जिन परिस्थितियों में ये लोग रहते हैं वो जो है आरंभिक मानव से काफ़ी अलग हैं। तो इसलिए जो है वो कहते हैं कि इनका इस्तेमाल हम अतीत के बारे में जानने के लिए नहीं कर सकते। अब यहाँ एक वर्ड आया था संजाति, तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये देखिए, संजाति वृत्त एथनोग्राफी में समकालीन निर्जातीय समूहों का विश्लेषणात्मक अध्ययन होता है। क्या होता है? समकालीन निर्जातीय समूहों का विश्लेषणात्मक अध्ययन होता है। इसमें उनके रहन सहन, खान पान, आजीविका के स्रोत, प्रौद्योगिकी आदि की जांच की जाती है। महिला पुरुष की भूमिका, कर्मकांड, रीति रिवाज, राजनीतिक संस्थाओं तथा सामाजिक रूढ़ियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार इन्होंने क्या बताया, संजाति वृत्त क्या है। बेसिकली जो निर्जातीय समूह हैं उनका हर तरीके से अध्ययन, उनके रहन सहन के बारे में, खान पान के बारे में, वो अपना जीवन कैसे चलाते हैं, आजीविका क्या है, किन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं, उनके यहाँ महिला पुरुष की जो है भूमिका कैसी है, कर्मकांड कैसा होता है। तो ये तमाम जानकारियों का जो अध्ययन है वो संजाति वृत्त में किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक दूसरी समस्या ये है कि आज के शिकारी संग्राहक समाजों में आपस में भी काफ़ी भिन्नता है। अनेक मुद्दों पर तो परस्पर विरोधी तथ्य दिखाई देते हैं, जैसे वे सब समाज शिकार तथा संग्रहण को भिन्न भिन्न महत्व देते हैं। मतलब कि हर शिकारी समाज जो है वो एक जैसा महत्व नहीं देता है, शिकार को अलग अलग तरीके से महत्व देते हैं। उनके आकार भिन्न भिन्न अर्थात छोटे बड़े होते हैं। उनकी गतिविधियों में भी फर्क पाया जाता है। भोजन हासिल करने के मामले में श्रम विभाजन को लेकर भी कोई आम सहमति नहीं है।
श्रम विभाजन को लेकर भी कोई आम सहमति नहीं है, यानी कि श्रम विभाजन किस तरीके से होता था। हालांकि आज भी अधिकांश स्त्रियां ही खाने पीने की सामग्री जुटाने का कार्य करती हैं और पुरुष शिकार करते हैं, किंतु ऐसे समाजों के भी उदाहरण मिलेंगे जहां स्त्रियां और पुरुष दोनों ही शिकार तथा संग्रहण तथा औजार बनाने का कार्य करते हैं। तो स्त्री और पुरुष की दोनों की भूमिका जो है कहीं पर कुछ और दिखाई दे रही है और कहीं पर कुछ और। हालात जो भी हों, इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि ऐसे समाजों में स्त्रियां भी भोजन जुटाने में अपना अहम योगदान देती हैं। शायद इसी बात से ये तय होता है कि आज के शिकारी संग्राहक समाजों में स्त्री पुरुष दोनों की भूमिका अपेक्षाकृत एक समान ही होती है, यानी कि दोनों की भूमिका जो है वो अहम है। हालांकि इनमें समाजों के अंदर कुछ फर्क है। वर्तमान हालत ऐसी होने पर अतीत के विषय में कोई निष्कर्ष निकालना मुश्किल है। तो वर्तमान में जब इस तरह की स्थिति है तो फिर अतीत के बारे में इनको देखकर क्या निष्कर्ष निकाला जाए, ये बात भी मुश्किल है। अब यहाँ पर देखिए क्रियाकलाप 4। आप क्या सोचते हैं कि इसको हम छोड़ देते हैं, क्रियाकलाप को, ये मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। अभी लौटते हैं इसी पर। तो जैसा कि आपने देखा कि हमें जो है दो अलग अलग विचारधाराएं जो हैं हमारे सामने आई, और इन विचारधाराओं में एक मत जो है कहता है कि हम अतीत के बारे में आज के इन समाजों को देखकर बहुत कुछ जान सकते हैं, और एक कहता है नहीं जान सकते हैं। आपकी राय क्या है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा अपनी जो राय है वो ये है कि कुछ चीज़ों में हम जो है इन समाजों को देखकर अतीत के बारे में जान सकते हैं, जैसे कि ये कि स्त्री और पुरुष की भूमिका भले ही समाजों में थोड़ी बहुत अलग है, लेकिन ये कि स्त्री और पुरुष दोनों की भूमिका अहम है। दोनों की ही जो भूमिका है उसको नज़रअंदाज इस तरह नहीं किया जा सकता कि स्त्रियां भी बहुत से काम जो है वो शिकार के प्रक्रिया में अंजाम दे रही हैं। तो इस तरह ये नज़र आता है कि शायद स्त्रियां भी एक अच्छी भूमिका जो है वो अतीत में निभा रही थी। तो ये हम एक पहलू जो है वो इसका समझ सकते हैं। हालांकि पूरी तरीके से हम आज के समाज से इतिहास को नहीं जान सकते, पूरी तरीके से जो है हम वर्तमान को देखकर अतीत की जो चीज़ें हैं उनका सही अनुमान नहीं लगा सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उपसंहार की। लाखों वर्षों तक मानव जंगली जानवरों का शिकार करके तथा जंगली पेड़ पौधों को एकत्रित करके अपना भरण पोषण करते रहे थे। फिर 10,000 से 4,500 साल पूर्व तक दुनिया के भिन्न भिन्न हिस्सों में रहने वाले लोगों ने कुछ जंगली पौधों को अपने जीवन पद्धति का हिस्सा अपने उपयोग के लिए उगाना तथा जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया। पता है आपको कि भाई क्या हुआ कि पहले वो शिकार पर उस पर निर्भर रहे, फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, कुछ जंगली पौधों को उपयोग में लाना शुरू किया, उन्हें उगाना शुरू किया और जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया। इसके परिणाम स्वरूप खेती और पशुचारण कार्य उनकी जीवन पद्धति का हिस्सा बन गए। फिर क्या हुआ, खेती और पशुचारण उनके जीवन पद्धति का हिस्सा बन गए। इधर उधर बिखरे हुए खाद्य पदार्थों को बटोरकर खाने की बजाय उन्हें खेती के माध्यम से खुद उपजाकर प्राप्त करना मानव इतिहास की एक युगांतरकारी घटना है ना। कैसी घटना है? युगांतरकारी, यानी कि बहुत बड़ी युग परिवर्तन वाली घटना है। किंतु उस समय ये बदलाव क्यों आया? अब सवाल ये खड़ा होता है कि उन्होंने ऐसे क्यों किया, उन्होंने खेती करनी क्यों शुरू की, क्यों उन्होंने जो है जानवरों को पालतू बनाया। करीब 13,000 साल पहले अंतिम हिमयुग का खात्मा हो गया। क्या हुआ? अंतिम हिमयुग का खात्मा हो गया। उसके साथ ही अपेक्षाकृत ज़्यादा गर्म और नम मौसम की शुरुआत हो गई, है ना। इसके परिणाम स्वरूप जंगली जौ तथा गेहूं जैसे अनाज के पौधे उगाने हेतु परिस्थितियां अनुकूल हो गईं। सबसे पहली बात क्या है? परिस्थितियां अनुकूल हुई, है ना। सबसे पहली बात परिस्थितियां अनुकूल हुई। साथ ही जैसे जैसे खुले जंगलों तथा घास के मैदानों का विस्तार होता गया, वैसे वैसे जंगली भेड़ बकरियों, मवेशियों, सुअरों तथा गधों जैसे जानवरों की तादाद में भी बढ़ोतरी होती गई।
फिर क्या है, इस तरीके के जो छोटे जानवर थे उनकी बढ़ोतरी होती गई। इससे यह इंगित होता है कि मानव समाज धीरे धीरे ऐसे क्षेत्रों को ज़्यादा पसंद करने लगे जहां इन जंगली घास फूस और जानवरों की बहुतायत थी, जहां पर इन जंगली घास फूस और जानवरों की बहुतायत थी। इसके अतिरिक्त अब पहले से काफ़ी बड़े जनसमुदाय ऐसे इलाकों में वर्ष के अधिकांश भाग में लगभग स्थायी रूप में रहने लगे। क्या हुआ, ऐसे बड़े इलाके जो थे खुले मैदान वाले, वहाँ पर जो है वो स्थायी रूप में ज़्यादा तादाद में रहने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा रहने लगे। चूँकि कुछ इलाकों को अपेक्षाकृत अधिक पसंद किया जाता था, है ना, हर जगह पर रहना पसंद नहीं करते थे, कुछ ख़ास इलाकों में रहना ज़्यादा पसंद करते थे, अतः वहाँ भोजन की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए दबाव बढ़ने लगा। तो अब वो क्या है, मैदानों में ही रहना चाहते हैं, अब मैदानों में ही उनको भोजन चाहिए। जंगलों में जो गहरे घने जंगल हैं वहाँ पे वो नहीं जाना चाहते, तो वहाँ पे फिर उन्हें भोजन की आपूर्ति करनी पड़ेगी ना, भोजन की आपूर्ति का दबाव उन पर बढ़ने लगा। संभवतः इसी कारण से कुछ विशेष किस्म के पौधों को उगाने और जानवरों को पालने की प्रक्रिया चालू हो गई। तो जब ये इसकी आपूर्ति उन्हें करनी थी खाने की चीज़ों की, तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, संभवतः इसीलिए उन्होंने विशेष किस्म के पौधों को उगाना और जानवरों को पालना शुरू किया। इससे यह साफ प्रतीत होता है कि जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या का दबाव, कुछ विशेष किस्म के पौधों जैसे गेहूं, जौ, चावल और मोठ, बाजरा आदि तथा जानवरों जैसे भेड़, बकरी, मवेशी, गधा और सूअर आदि की जानकारी और उस पर मानव की निर्भरता जैसे कई कारकों ने मिलकर ऐसा बदलाव लाने में अपनी भूमिका अदा की। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे फैक्टर थे जिनकी वजह से जो है ये युगांतरकारी घटना घटी कि मानव ने जो है जानवरों को पालना शुरू कर दिया और खेती करनी शुरू कर दी। ठीक है, एक ऐसा इलाका जहां आज से करीब 10,000 वर्ष पूर्व खेती और पशुचारण शुरू हुआ, यह फर्टाइल क्रिसेंट अर्थात उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र मध्य सागर के तट से लेकर ईरान में जागरोस पर्वतमाला तक फैला हुआ था। चलिए, इलाका आपको बता दिया, ये महत्वपूर्ण जानकारी, ये जगह जो है, ये इलाका आपको स्थान याद रखना है। खेती की प्रथा शुरू हो जाने से लोगों ने एक स्थान पर पहले से अधिक लंबे अरसे तक टिकना आरंभ कर दिया। इस तरह गारे, कच्ची ईंटों तथा पत्थरों से भी स्थायी घर बनाए जाने लगे। अब जब एक जगह पर रहने ही लगे तो एक जगह पर रहने के और बेहतर इंतजाम किए गए, जैसे कच्ची ईंटों और पत्थरों से स्थायी घर बनाए जाने लगे। ये पुरातात्विदों को ज्ञात प्राचीनतम गांवों में से कुछ हैं। ये क्या है, ये जानकारी हमें कैसे मिली, पुरातात्विदों को ज्ञात प्राचीनतम गांवों से मिली है। खेती तथा पशुचारण से अनेक दूसरे बदलाव प्रारंभ हुए। अब जब खेती और पशुचारण होने लगा तो फिर क्या हुआ, जैसे मिट्टी के ऐसे बर्तन बनाना जिनमें अनाज और अन्य उपजों को रखा जा सके। भाई अब खेती कर रहे हैं तो उन सामानों को भी रखना होगा, सामान रखने के लिए बर्तन चाहिए होंगे, तो बर्तन बनने शुरू हुए और खाना पकाया जा सके, इसके लिए भी बर्तनों का इस्तेमाल शुरू हुआ। इसके अतिरिक्त पत्थर के नए किस्म के औजारों का प्रयोग होने लगा। हल जैसे दूसरे उपकरण कृषि के काम में आने लगे। तो धीरे धीरे लोग तांबा और रागा जैसी धातुओं से परिचित हो गए। ठीक है, तो मिट्टी के बर्तन बनाने और परिवहन यानी आने जाने के लिए परिवहन हेतु पहिए का प्रयोग होने लगा। तो आप देख रहे हैं कि एक क्रम में जो है चीज़ें किस तरीके से धीरे धीरे होते होते जो है मानव इतनी अच्छी स्थिति में पहुंच गया कि वो एक स्थायी जीवन जीने लगा, वो मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करने लगा, मिट्टी के पत्थरों के घरों में रहने लगा, पहिए का आविष्कार हो गया। तो इस तरीके से जो है मानव का विकास धीरे धीरे हुआ। तो ये क्रमिक विकास जो है इसी को देखना हमारा मकसद है कि हम मानव का क्रमिक विकास जाने, इसीलिए हम इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं। तो देखिए मानव जो है कहाँ से कहाँ पहुँचा। इस एक अध्याय में जो है आपने समय की शुरुआत में ही जो है समय की शुरुआत से लेके आज मानव जो कहाँ तक पहुँच गया है इस अध्याय में आप देखिए। तो मानव का क्रमिक विकास जो है वो हमें दिखाई देता है कई मायनों में। लगभग 5000 साल पूर्व इससे भी ज़्यादा संख्या में लोगों के समूह एक साथ शहरों में रहने लगे। फिर क्या हुआ, लोग जो है वो शहरों में रहने लगे। ऐसा क्यों हुआ, शहरों में क्यों रहने लगे?
भाई वो गांव में खेतों में कृषि कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, फिर शहर में क्यों रहने लगे, और शहरों तथा अन्य बस्तियों में क्या फ़र्क है, तो शहर और अन्य बस्तियों में फ़र्क क्या है। ऐसे ही प्रश्नों का जवाब जानने के लिए अध्याय 2 पढ़िए। तो अगला जो हम अध्याय पढ़ेंगे वो अध्याय 2 पढ़ेंगे, जहां हम इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि शहरों में क्यों रहने लगे, शहर और बस्ती में क्या फ़र्क था। ठीक है, ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण चीज़ों को हम अगले अध्याय में जानेंगे। तो इसके साथ जो है आज ये अध्याय कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और साथ ही मेरे साथ इस तरह के जानकारी लेने के लिए, इस तरह की और अधिक इन्फॉर्मेशन और आगे अगला अध्याय पढ़ने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे सपोर्ट करें मेरा चैनल सब्सक्राइब करके। और मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इतना समय दिया और इस वीडियो को जो है पूरा देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वंस अगेन। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।